नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल राकेश का है। वो पूछते हैं व्हाट इज बेटर, पीडब्ल्यूए और नेटिव मोबाइल ऐप्स? यानी कि पीडब्ल्यूए और नेटिव मोबाइल ऐप्स में से कौन से मोबाइल ऐप्स बेहतर हैं? राकेश, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वो मोबाइल ऐप बना किस लिए रहे हैं, यानी कि उस मोबाइल ऐप के फीचर और फंक्शनैलिटीज क्या हैं और वो किस तरह के रिसोर्सेज मोबाइल में यूज करने वाला है। तो पीडब्ल्यूए और मोबाइल ऐप्स, इन दोनों में से बेहतर कौन है, इसको जानने से पहले ये जान ले कि ये दोनों होते क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पीडब्ल्यूए की। पीडब्ल्यूए यानी कि प्रोग्रेसिव वेब एप्स। सो प्रोग्रेसिव वेब एप्स जो होते हैं वो वेब एप्लीकेशन का ही एक तरह से एक्सटेंशन होता है, या वेब एप्लीकेशन को पैकेज करके डिप्लॉय करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, जिसमें कि आपका वेब एप्लीकेशन जो है वो आपके डिवाइस पे डाउनलोड हो जाता है। सो पीडब्ल्यूए जो है वो सिर्फ मोबाइल ऐप्स के लिए ही नहीं, पीडब्ल्यूए जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी यूज होते हैं। सो आप प्रोग्रेसिव वेब ऐप या अगर पीडब्ल्यूए बनाते हैं और उसको पीडब्ल्यूए के तौर पे डिप्लॉय करते हैं तो आप उस पीडब्ल्यूए को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके उसको एज एन ऑफलाइन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। मतलब इंस्टॉल क्या, वो सीधे डाउनलोड हो जाता है और एज एन ऑफलाइन एप्लीकेशन सीधे चलता है। सो पीडब्ल्यूए में क्या होता है कि एक ब्राउजर शेल होता है, ब्राउजर शेल के अंदर ही वो आपका वेब एप्लीकेशन पूरा का पूरा चलता है, लेकिन उसमें रेगुलर वेब एप्लीकेशन की बजाय कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज होती हैं, जैसे कि वो ऑफलाइन स्टोरेज कैपेबिलिटी देता है, यानी कि आप बिना इंटरनेट के उसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको डिवाइस के रिसोर्सेज का एक्सेस भी पीडब्ल्यूएस में मिल जाता है, जैसे आप कैमराज यूज कर सकते हैं, आप लोकेशन यूज कर सकते हैं, आप डिवाइस के आईपी वगैरह के बारे में जान सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितने लेवल तक का आपको एक्सेस मिला हुआ है। सो पीडब्ल्यूएस में बेसिकली पीडब्ल्यूएस जो है वो एक तरह से एक्सटेंशन है वेब एप्लीकेशंस का। और पीडब्ल्यूएस बनाने के लिए या पीडब्ल्यूएस डेवलप करने के लिए, पीडब्ल्यूए एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपको जनरली वेब टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप कोई भी पॉपुलर वेब टेक्नोलॉजी जो है, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, ब्लेजर हो गया, इनमें से किसी भी स्पा बेस्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर बेस्ड फ्रेमवर्क को यूज करके आप पीडब्ल्यूएस बना सकते हैं। अब बात करें नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन की, तो नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन एक तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह होते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप में आप जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो प्रॉपर इंस्टॉल होते हैं, आप उसको प्रॉपर ऑफलाइन डाउनलोड करके उनका इंस्टॉलर वगैरह चलाते हैं और उसको रन करते हैं। उसी तरह से नेटिव मोबाइल ऐप जो होते हैं उनका पूरा पैकेज होता है, उनको आप सीधे इंस्टॉल करते हैं, आप ऐप स्टोर वगैरह से डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल करते हैं, एज एन EXE उसको चलाते हैं। और उनमें क्या होता है कि वो पूरा का पूरा जो है फ्रेमवर्क, पूरा एक ऑफलाइन पूरा एक एप्लीकेशन होता है जिसमें कि वेब टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती, उसमें उस पर्टिकुलर डिवाइस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज यूज होती है। जैसे अगर आप iOS के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो स्विफ्ट या आपका ऑब्जेक्टिव सी यूज करेंगे, या अगर आप एंड्रॉयड के लिए बना रहे हैं तो आप जो है आप अपना ये यूज कर सकते हैं, जावा या कॉटलिन यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट नेटिव एप्लीकेशन बनाने के लिए भी आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि Xamarin या Mavi हो गया, या फिर फ्लटर हो गया, या रिएक्ट नेटिव हो गया। सो इस तरह के रिएक्ट नेटिव, Xamarin या फ्लटर यूज करके भी आप नेटिव एप्लीकेशन बनाते हैं। नेटिव एप्लीकेशन बेसिकली क्या होते हैं कि ये ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि आपके नेटिव रिसोर्सेज को यूज करते हैं और बिल्कुल नेटिव लुक एंड फील देते हैं। नेटिव यानी कि जो उस डिवाइस का है, अगर आप एंड्रॉयड पर हैं तो ऐसे लगेगा जैसे कि वो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है प्रॉपर, मतलब एंड्रॉयड वाले ही आपका पूरा लुक एंड फील आएगा, आपका कलर आएगा और पूरे रिसोर्सेज वगैरह जो है एंड्रॉयड के आपके यूज होंगे और उनका लुक एंड फील पूरा उसी के जैसा होगा। इसी तरह से iOS पर भी वो बिल्कुल iOS जैसा दिखेगा सारा, मतलब उसके बटन्स वगैरह जो हैं वो प्रॉपर उस डिवाइस के गाइडलाइंस वगैरह को यूज़ करके, क्योंकि वो उसी फ्रेमवर्क में बनाए गए होते हैं, जो डिवाइस मैन्युफैक्चर हैं उनके बताए हुए फ्रेमवर्क में बनाए गए होते हैं। सो इसलिए वो बिल्कुल उस डिवाइस के जैसा ऑफलाइन कैपेबिलिटी, और उसमें नेटिव एप्लीकेशन, जो नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं उनमें जो है आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बिकॉज कैपेबिलिटीज़ वो डिवाइस की सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। इनफैक्ट
आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हर चीज़ को आप नेटिव मोबाइल ऐप से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नेटिव एपीआईज का एक्सेस होता है, एसडीके का पूरा एक्सेस होता है। अब आते हैं इस बात पे, मेन सवाल पे हमारे, कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। तो देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही बोला था कि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एप्लीकेशन बना रहे हैं। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन का एक्सटेंशन बना रहे हैं या अपने वेब एप्लीकेशन में ही एडिशनल कैपेबिलिटीज दे रहे हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए कि एक वेब एप्लीकेशन बनाया, पूरा एक एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन है जो कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल सीआरएम की बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे सीआरएम जिसे हम बोलते हैं, सीआरएम का आपने एक सीआरएम इंजन बनाया पूरा का पूरा। अब सीआरएम इंजन जो है वो पूरा आपका वेब पर चलता है, वेब बेस्ड है, और उस वेब बेस्ड जो सीआरएम है, आप ये चाहते हैं कि उसमें आप ऑफलाइन कैपेबिलिटीज भी दें और मोबाइल फीचर्स भी दें। यानी कि आप ये चाहते हैं कि वो जो आपका वेब बेस्ड सीआरएम है, लोग मोबाइल से भी उसको यूज कर सकें और उसको अपने डेस्कटॉप से भी यूज कर सके। इस सिचुएशन में पीडब्ल्यूएस ज्यादा बेटर होते हैं या प्रोग्रेसिव वेब एप्स ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव वेब एप्स के केस में आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको अपने एग्जिस्टिंग जो वेब सीआरएम जो बना हुआ है उसी को डिफरेंट तरीके से पैकेज करके डिप्लॉय करना है। सो आप पीडब्ल्यूएस के केस में जस्ट उस पैकेज को जो है एज ए पीडब्ल्यूए के तौर पर आप डिप्लॉय कर सकते हो, और मेजर ऐप स्टोर या जो आपके प्ले स्टोर या आपके वेबसाइट पर भी आप सीधे एज ए पीडब्ल्यूए डाउनलोड करने का ऑप्शन दे सकते हो, जिसको कि आप ऑफलाइन चला सकते हो। सो वो डेस्कटॉप पर भी चल जाएगा, मोबाइल पर भी चल जाएगा, क्योंकि पीडब्ल्यूएस जो होते हैं वो सेम सेटअप जो है वो हर जगह चल जाता है, डेस्कटॉप मोबाइल हर जगह चल जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं पीडब्ल्यूएस के केस में। सिर्फ आप जो CSS यूज़ करते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बोला कि वेब टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर सकते हो, एंगुलर, रिएक्ट, आपका ब्लेजर, इनमें से कोई भी आप यूज़ करके पीडब्ल्यूए बना सकते हो। तो आप जो वेब टेक्नोलॉजीज है तो आप बस CSS यूज़ करो ऐसा जो कि रिस्पॉन्सिव हो, जैसे आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, मटेरियल यूज़ कर लो, टेलविंड यूज़ कर लो। इनमें से किसी भी CSS फ्रेमवर्क को अगर आप यूज़ करोगे तो आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगा, जो कि हर प्लेटफॉर्म पर, हर डिवाइस पर एक ही जैसा वो डिवाइस के हिसाब से अपना स्क्रीन साइज छोटा बड़ा कर देगा, तो आप बड़े आराम से उसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप अपने एक वेब एप्लीकेशन का या वेबसाइट का एक्सटेंशन बनाना चाहते हो एज ए मोबाइल या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो उस केस में आपका जो है पीडब्ल्यूएस बेटर है। तो नेटिव मोबाइल ऐप्स कहाँ बेहतर हैं? नेटिव मोबाइल ऐप्स वहाँ बेहतर हैं जहाँ पर कि आप ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जो कि मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज़ करता है और उसको कंज्यूम करके वैसा कोई आपको फीचर देता है। जैसे आप कोई यूटिलिटी बना रहे हो, मोबाइल की कोई यूटिलिटी बना रहे हो, जैसे मेमोरी क्लियर करने वाली यूटिलिटी हो गई, ऐप लॉकर यूटिलिटी हो गई, उस तरह की यूटिलिटी बना रहे हो, या कोई एडिटिंग की कोई यूटिलिटी, मान लीजिए कि आप वीडियो एडिटिंग का कोई टूल बना रहे हो या इमेज एडिटिंग का कोई टूल बना रहे हो, इस तरह का कोई यूटिलिटी या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें कि आपको मोबाइल के रिसोर्सेज का यूज़ करना हो, या ऑफलाइन जो आपका मोबाइल का लुक एंड फील या मोबाइल की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी हो, उस तरह की चीज़ों के लिए आपका नेटिव मोबाइल ऐप ज़्यादा बेहतर है। तो राकेश, आपके सवाल का जवाब ये है कि पीडब्ल्यूएस जो है वो वेब एप्लीकेशन के एक्सटेंशंस बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर है, और मोबाइल नेटिव मोबाइल ऐप्स जो हैं वो मोबाइल गेम्स या फिर मोबाइल यूटिलिटीज़ बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। अगला सवाल शुभम का है। वो पूछते हैं, विल चेंजिंग जॉब्स एवरी 2-3 ईयर्स अफेक्ट माई करियर इन द IT इंडस्ट्री? यानी कि क्या हर 2-3 साल पे जॉब चेंज करना किसी के करियर को अफेक्ट करता है? शुभम, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप करियर के किस लेवल पर हो। यदि आप अपने करियर के शुरुआती दौर में हो, यानी कि आपको 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है या 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि इस केस में कंपनीज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। आपने एक कंपनी में 2 साल निकाला, उतना काफ़ी है। और कंपनीज को जो है ऐसे लेवल पे, यानी कि जो शुरुआती दौर पे जूनियर डेवलपर्स या मिड लेवल डेवलपर्स के जो रिक्वायरमेंट होती हैं कंपनीज में बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये शुरुआती या मिड लेवल तक जो है ये आपके करियर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट आपके करियर के लिए अच्छा ही होगा, बिकॉज़ आपको जो है वो नए नए लोगों से नेटवर्क करने को मिलेगा, और उसके अलावा आपको डिफरेंट डोमेन्स में काम करने को मिलेगा, और ऑफ कोर्स सैलरी हाइक तो मिलेगी ही जब आप हर 2 साल में चेंज करोगे तो, क्योंकि ये बात तो तय है कि एक ही
ही कंपनी में सैलरी हाइक जो है वो एक्सटेंसिव जो है वो बहुत ज़्यादा 2-3 साल के तौर पे तो नहीं मिलती है। अगर आप 10 साल अगर एक ही कंपनी में रुको तो सैलरी हाइक अच्छी खासी, क्योंकि सैलरी करेक्शन हर 4 या 5 साल बाद कंपनीज जो हैं वो अच्छे एम्प्लॉयज़ का सैलरी करेक्शन करती हैं। तो ज़्यादा दिन तक अगर आप कंपनी में रुकते हो तो आपको अच्छी हाइक मिलेगी, लेकिन अगर आप 2-3 साल पे सैलरी हाइक अगर कंपेयर करोगे तो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। उस केस में आपको सैलरी हाइक जो है वो चेंज करने पर ही मिलेगा। तो अगर आप मिड लेवल में हो या जूनियर लेवल में हो तो उस केस में 2-3 साल पे जो जॉब चेंज करना है वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप ओवर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तो उस केस में आपके लिए 2-3 साल पे जॉब चेंज करना जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगा। बिकॉज 2-3 साल पे जॉब चेंज करने पर इस लेवल पे एक तो ओपनिंग्स बहुत कम होती हैं, दूसरा ये होता है कि आपके पास जो अगर आप ये कॉन्टिन्यूस 2-3 साल पे जॉब चेंज करते रहोगे तो 10 साल बाद क्या होगा कि आपके पास किसी भी डोमेन का एक्सपर्टाइज नहीं होगा, आपके पास टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टाइज होगा। क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो तो आप उस टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क के एक्सपर्ट होगे, आप किसी डोमेन के एक्सपर्ट नहीं होगे। सो आप बिजनेस साइड में ज़्यादा ना जा करके आप टेक्नोलॉजी साइड में रहोगे और इस में आपको टेक्नोलॉजी साइड में आपको ज़्यादा जो है वो इंक्रीमेंट वगैरह भी नहीं मिलेगा। प्लस चूंकि आपने 2-3 साल पे जॉब चेंज किया है तो आपकी जॉब रिस्क में भी रह सकती है। बिकॉज उस केस में आपने 10 या 12 साल पे जब भी आपने ज्वाइन किया है तो आप काफ़ी हाई पैकेज पर होंगे और उस हाई पैकेज जो जब भी कोई क्राइसिस आता है या जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या जब भी आपसे कोई गलती होगी तो हाई पैकेज वाले हमेशा जो हैं सबसे पहले एक्स किए जाते हैं। कंपनी जो है सबसे पहले उन्हीं हाई पैकेज वालों को फायर करती है रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे कि भाई हमें जो है अपने कंपनी को हम रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ताकि हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो कम कर सकें। तो हमेशा कंपनी जो है वो हाई पैकेज वाले लोगों को पहले फायर करती है अनलेस एंड अनटिल मतलब कोई एक एक्सेप्शनल बंदा ना हो या एक्सेप्शनल रिसोर्स ना हो, हाई पैकेज वालों को कंपनी जो है वो ज़्यादा फायर करती है। सो एट द एक्सपीरियंस लेवल अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस के हैं तो उस सिचुएशन में आपको 2-3 साल पे जॉब चेंज करना जो है वो आपके करियर को जो है बैडली इफेक्ट कर सकता है, वो सही नहीं है। लेकिन बिगिनर इनिशियल 5-10 साल के अंदर आप इनिशियल 5-10 साल के करियर में आप जॉब चेंज कर सकते हैं 2-3 साल पे। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स हर 2-3 साल पे जॉब चेंज करना ना तो वायबल है ना ही आप इजीली कर पाएंगे। अगला सवाल राहुल का है, वो पूछते हैं व्हाट आर गिटहब कोड स्पेसेस, यानी कि गिटहब कोड स्पेसेस क्या हैं। राहुल, गिटहब कोड स्पेसेस जो है वो गिटहब की एक नई सर्विस का नाम है जिसमें कि वो ऑनलाइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको देते हैं। सो ऑनलाइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि आप ऑनलाइन ब्राउज़र के अंदर ही आप अपना पूरा डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूरा सोर्स को पूरा एप्लीकेशन जो है वो ब्राउज़र के अंदर ही डेवलप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑफ कोर्स वेब एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है। और जो ये कोड स्पेसेस हैं, गिटहब कोड स्पेसेस जो है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। पाइथन, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, इस तरह से नोड जेएस, एंगुलर, इस तरह के एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करने के लिए आपको गिटहब कोड स्पेसेस जो है वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सो ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है, विजुअल स्टूडियो कोड जो कि फ्री वर्जन है आपका विजुअल स्टूडियो का सबसे फ्री, मतलब विजुअल स्टूडियो का नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड एक सेपरेट आईडीई है जो कि कंप्लीटली फ्री है और आप उसको इलेक्ट्रॉन बेस्ड वर्जन है, उसमें आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट आईडीई है। इनफैक्ट आज की डेट में आई थिंक वर्ल्ड का नंबर 1 आईडीई है, मोस्ट पॉपुलर आईडीई जिसे हम कहते हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड है। सो जो आपका गिटहब स्पेसेस है वो आपको विजुअल स्टूडियो कोड, आपको एक तरह से विजुअल स्टूडियो कोड वेब पे अगर आपको चाहिए तो आप गिटहब स्पेसेस जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता है, वेब पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता है। और वो क्या करता है आपको कि मशीन्स देता है, कंटेनर्स देता है जिसपे कि आप गिटहब स्पेसेस पे आप कनेक्ट करके आप वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, ऑनलाइन डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट गिटहब स्पेसेस एक ऐसी सर्विस देने वाला ऐसी कोई पहली कंपनी नहीं है, कोई अजूबा नहीं है। इसके और भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज देते हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर जो है वो है रेपलिट, यानी कि उसका स्पेलिंग है
REPL.IT। रेपलिट में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं, पाइथन हो गया, C# हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, उसकी इनफैक्ट बहुत सारे ट्यूटोरियल वाले जो होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने जो कोर्सेज बनाए हैं, वो अपने कोर्सेज का जो प्रैक्टिकल है वो रेपलिट पर ही देते हैं कि आप रेपलिट पे जाके प्रोजेक्ट बना करके प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। उसके अलावा आपका गिटपॉड है, कोड एनीवेयर है, कोड पेन है। सो इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे जो है ब्राउज़र बेस्ड आईडीज़ या ऑनलाइन आईडीज़ आपके अवेलेबल हैं। और गिटहब स्पेसेस भी इसी तरह से, गिटहब स्पेसेस भी एक ऑनलाइन आईडी है, यानी कि ब्राउज़र बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसमें कि आप अपना वेब एप्लीकेशन जो है या किसी भी जो सपोर्टेड लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का एप्लीकेशन आप वहाँ पर बना सकते हैं। तो ये ऑनलाइन जो ब्राउज़र बेस्ड इसका यूज़ किसको है, बेसिकली ये प्राइमरली कंपनीज यूज़ करती हैं, वो कंपनीज जो कि ये चाहती हैं कि हाँ भाई हमारे रिसोर्सेज, जैसे अब रिमोट वर्क का कल्चर ज़्यादा चल गया है, पेंडेमिक के बाद से लोग जो है अपने घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो घर से ही काम करें। तो उस केस में कंपनीज क्या करती हैं कि रादर देन इस हैसल में पड़ने के कि उनको लैपटॉप प्रोवाइड करें, हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप प्रोवाइड करें, डेवलपमेंट का एक्सेस दें वगैरह सारा कुछ दें, उसकी बजाय सीधे एक गिटहब कोड स्पेसेस में ही उनके लिए एक एनवायरनमेंट बना करके दे देंगे और वो अपने पर्सनल लैपटॉप से या किसी भी सस्ते से लैपटॉप से जो है वो गिटहब स्पेसेस को कनेक्ट करेंगे। सो उनको सिर्फ एक अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत होगी, बाकी सारा काम जो है वो गिटहब स्पेसेस पर ही वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि गिटहब प्राइमरली गिटहब जो है वो एक कोड रेपोजिटरी का सर्विस देता था। तो गिटहब कोड रेपोजिटरी को ही आप गिटहब स्पेसेस में ही कनेक्ट करके सारा डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ वहीं पर कर सकते हैं। सो कंपनीज के लिए एक ये बहुत अच्छा फीचर है और गिटहब टारगेट भी कंपनीज को ही कर रहा है। अगला सवाल अनीश का है, वो पूछते हैं विच वन गिव्स बेटर परफॉर्मेंस, डैपर, एंटिटी फ्रेमवर्क और ADIO.NET। यानी कि डैपर, एंटिटी फ्रेमवर्क या ADIO.NET में से कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस या सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देता है। अनीश, आपके सवाल का सबसे सिंपलेस्ट आंसर है कि ADIO.NET जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। ADIO.NET, डैपर और एंटिटी फ्रेमवर्क, इन तीनों में से ADIO.NET जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ADIO.NET जो है वो बेस है डेटा एक्सेस का। .NET में डेटा एक्सेस करने के लिए जो बेस है, बेस जो है बेसिक जो आपकी लाइब्रेरी यूज़ होती है, प्राइमरी जो लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ योर ADIO.NET। और जिन लोगों को नहीं पता कि ADIO.NET, डैपर और एंटिटी फ्रेमवर्क हैं क्या, तो ये तीनों जो हैं वो .NET की लाइब्रेरीज़ हैं। ADIO.NET जो है वो डेटा एक्सेस की लाइब्रेरी है, डैपर जो है वो एक माइक्रो ORM लाइब्रेरी है और एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो भी एक ORM लाइब्रेरीज़ हैं। तो आपको अब बता दूं कि इन तीनों में से, यानी ADIO.NET, डैपर और एंटिटी फ्रेमवर्क में से ADIO.NET क्यों सबसे ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ADIO.NET जो है वो बेस है। ADIO.NET जो है आपका डेटा एक्सेस का बेस है। डैपर जो है वो ADIO.NET के ऊपर ही लिखा गया फ्रेमवर्क है और उसी तरह से एंटिटी फ्रेमवर्क भी जो है वो ADIO.NET के ऊपर ही लिखा गया फ्रेमवर्क है। दोनों जो है वो ORM है, डैपर एक माइक्रो ORM है और एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो एक फुल फ्लेज ORM है। और इन दोनों में क्या फ़र्क है कि डैपर चूंकि माइक्रो ORM है तो उसकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है। माइक्रो ORM यानी कि बहुत ही छोटा ORM है। आप एक फाइल में, डैपर जो है आप अगर न्यूगेट पैकेज के तौर पर एक्सेस नहीं करना चाहते तो आप सिंपल एक dapper.cs करके एक फाइल है, उस फाइल को ऐड करें, उस फाइल को ही अपने प्रोजेक्ट में जो है इंक्लूड करके आप उसको सीधे सीधे काम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो, पहले ऐसा कर सकते थे आज से 10 साल पहले। अब तो मैं भी 5-10 साल से डैपर जो है वो न्यूगेट के थ्रू ही यूज़ कर रहा हूँ। सो मुझे आई एम नॉट श्योर कि अब ये पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन बेयर बाउंस में डैपर जो है एक सिंगल CS फाइल के अंदर 3000 लाइन का कोड लिखा हुआ था और एक सिंगल CS फाइल के अंदर अवेलेबल था और आप सीधे उस CS फाइल को ही अपने कोड में ऐड करके आप डैपर यूज़ कर सकते थे। हालांकि ये चीज़ जो है एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ पॉसिबल नहीं था। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है वो फुल फ्लेज लाइब्रेरी है जिसको कि आप न्यूगेट पैकेज के थ्रू ऐड करते हैं। लेकिन ADIO.NET इन दोनों से फास्ट क्यों है कि ADIO.NET डेटा एक्सेस करने की डायरेक्ट टेक्नोलॉजी है कि आप डायरेक्टली डेटा एक्सेस जो है ADIO.NET और उसके साथ जो भी डेटाबेस का ड्राइवर है वो यूज़ करके आप सीधे डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि अगर ADIO.NET, डैपर और एंटिटी फ्रेमवर्क दोनों से ज़्यादा फास्ट है तो लोग ADIO.NET ही क्यों नहीं यूज़ करते, वो डैपर या एंटिटी फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करते हैं। तो
तो उसका रीज़न ये है कि ADO.NET जो है वो एक डेटा एक्सेस लाइब्रेरी है, यानी कि सिर्फ आपका डेटाबेस से अगर आपको डेटा लेकर के आना है तो ये काम करने के लिए आपका ADO.NET जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है और ये काम करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है। और यही रीज़न है कि ADO.NET जो है वो डैपर और एंटिटी फ्रेमवर्क इन दोनों में डेटा एक्सेस के लिए तो बेसिकली यही ADO.NET ही यूज़ होता है। लेकिन जो ORM फ्रेमवर्क है, यानी ऑब्जेक्ट, ORM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। सो ORM फ्रेमवर्क क्या करते हैं कि वो डेटा एक्सेस के अलावा आपके जो डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उनकी मैपिंग जो है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको जो है यहाँ पर लोकल में भी अवेलेबल करवा देते हैं, कोड में अवेलेबल करवा देते हैं। सो बेसिकली क्या करते हैं कि ये आपको एज एन ऑब्जेक्ट, आपको डेटाबेस का जो वो है पूरा जो डेटाबेस का कंटेंट है वो एज एन ऑब्जेक्ट आपको अवेलेबल होता है। ADO.NET अगर आप यूज़ करेंगे तो इस काम को करने के लिए आपको जो है वो डेटा सेट्स, डेटा टेबल या फिर डेटा रीडर, इन सब को यूज़ करना पड़ेगा, लूप्स वगैरह चलाने पड़ेंगे, फिर आपको ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन अलग से लिखा होगा और ये मैपिंग आपको खुद से करनी होगी। जबकि ORM जो है ये सीधे सीधे मैपिंग और डेटा एक्सेस दोनों काम अवेलेबल सीधे करवा देते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट्स टेबल बनाया। अब इस स्टूडेंट्स टेबल को अगर आप फ्रंट एंड पे दिखाना चाहते हैं तो अगर आप ADO.NET में यूज करते हैं तो ADO.NET में क्या करना होगा, आपको पूरा का पूरा कोड लिखना होगा कि आप डेटाबेस से स्टूडेंट टेबल से डेटा लाएंगे, फिर हर एक फील्ड की मैपिंग जो है वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, लूप के थ्रू उसको फिल करेंगे और फिर आप उसको स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट या अपडेट के केस में भी आप स्क्रीन से सारी वैल्यूज लेंगे, उसको हर ऑब्जेक्ट को डेटाबेस फील्ड के साथ मैप करेंगे इंसर्ट क्वेरी में और फिर उसके बाद आपको सेंड करेंगे, डेटाबेस को सेंड करेंगे। लेकिन यही काम अगर आप ORM में करते हैं तो ORM जो है वो सीधे के सीधे आपको जो आपका रिट्रीवल जो है वो सीधे के सीधे, अगर आप सिंगल करेंगे तो सेलेक्ट ऑल के केस में आपको सारा का सारा डेटाबेस से सीधे लिस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की सीधे एक सिंपल लिस्ट दे देगा, जो कि आप सीधे यूज़ कर सकते हो अपने UI में। मैपिंग वगैरह करने का झमेला आपके पास नहीं रहेगा क्योंकि ORM जो है ऑलरेडी मैपिंग प्रोवाइड करता है डेटाबेस और आपके जो डेटाबेस के जो टेबल्स हैं और जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की प्रॉपर मैपिंग जो है इनमें बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होती है। सो डेटा एक्सेस के साथ साथ ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग जो है वो इनबिल्ट होती है इन ORM फ्रेमवर्क्स के अंदर। इसकी वजह से कोडिंग जो है वो बहुत बेनिफिशियल हो जाती है, इसलिए लोग जो है वो ORM यूज़ करते हैं। तो आपके सवाल का तो जवाब यही होगा कि ADO.NET, डैपर और एंटिटी फ्रेमवर्क इन तीनों में से सबसे ज़्यादा फास्ट ADO.NET है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल यूजेस की बात करें तो कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर डैपर या एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करती हैं अपने एप्लीकेशंस में, या फिर वो ADO.NET बेस्ड अपना फ्रेमवर्क बना करके यूज़ करती हैं डेटा एक्सेस के लिए, या वो ADO.NET बेस्ड अपना ORM बना करके यूज़ करती हैं। अगला सवाल बालाजी का है, वो पूछते हैं कैन ए पर्सन रिटर्न टू ए कंपनी आफ्टर रिजाइनिंग, यानी कि क्या एक पर्सन या एक एम्प्लॉय जो है वो किसी कंपनी में रिजाइन करने के बाद दोबारा ज्वाइन कर सकता है या दोबारा वापस आ सकता है। बालाजी बिल्कुल वापस आ सकता है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्सन ने जब कंपनी छोड़ी थी तो क्या कंडीशंस थे, यानी किस कंडीशंस पे उसने कंपनी छोड़ी थी। मान लीजिए कि उसने जब रेजिग्नेशन डाला तो क्या वो रेजिग्नेशन डाल के उसने अपना नोटिस पीरियड पूरा सर्व किया, अच्छे टर्म्स पे कंपनी छोड़ी, प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर वगैरह ले करके तब उसने कंपनी छोड़ी, या कि सीधे एब्सकॉन्ड हो गया, रेजिग्नेशन डालने के बाद सीधे एब्सकॉन्ड हो गया। मतलब किस तरीके से उसने कंपनी छोड़ी, इस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। टेक्निकली तो हाँ, बिल्कुल एक पर्सन जो है या एक एम्प्लॉय जो है वो कंपनी छोड़ने के बाद दोबारा से ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है जैसे मैंने आपको बताया कि उसने किस टर्म्स पे कंपनी छोड़ी थी। इसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो ओपनिंग अभी भी अवेलेबल है, यानी कि जिस जॉब को उसने छोड़ा था, जिस जॉब रोल को उसने छोड़ा था, क्या वो जॉब रोल अभी भी अवेलेबल है या फुलफिल हो गया है, उसकी जगह किसी और ने ले लिया है। अगर उसकी जगह किसी और ने ले लिया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी मना कर देगी, अदरवाइज
जो है कंपनी उसको वापस भी ले सकती है। लेकिन यूजुअली ये एडवाइजेबल नहीं होता अगर आपने तुरंत कंपनी छोड़ा है तो, क्योंकि 90% ऑफ द कंपनीज में ये जो होता है रूल होता है कि वो 1 साल तक किसी भी एम्प्लॉय ने अगर जिस भी एम्प्लॉय ने छोड़ा है उसको अगले 1 या 2 साल तक जो है वो अगर वो रीहायर करते हैं तो वो सेम पैकेज पे हायर करते हैं। सो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक कंपनी को छोड़ा, अच्छे से छोड़ा, सब कुछ अच्छे से किया और आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन की जहां पर कि आपको एक्स अमाउंट ऑफ हाइक मिला है और उस हाइक पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वो कंपनी बंद हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ और आप जॉबलेस हो गए, तो अगर आप दोबारा इस कंपनी में वापस आते हैं तो ये कंपनी जो है अगर प्रोवाइडेड आपके वो पोजीशन अभी भी अवेलेबल है तो वो आपको जो है वो सेम पैकेज पे हायर करेगी, वो आपको इंक्रीमेंट नहीं देगी। सो उस सिचुएशन में आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा और नाम खराब होगा। सो अलग, क्योंकि कंपनी में एक तरह से रेपुटेशन बन जाता है कि यार ये छोड़ के गया था और दोबारा वापस आया है। सो ये एक अच्छा रेपुटेशन नहीं माना जाता है। सो इस वजह से ये एडवाइजेबल नहीं होता कि अगर आपने कंपनी छोड़ी है तो विद इन 1 और 2 ईयर रिसेंटली आप फिर दोबारा से कंपनी ज्वाइन करो। कंपनी छोड़ने के 4-5 साल बाद आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। आपके केस में भी आपके सवाल का जवाब जैसे मैंने कहा शुरू में ही कि जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप रेजिग्नेशन देने के बाद दोबारा सेम कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सजेशन यही रहेगा मेरा कि आप दोबारा जो है वो कम से कम 3 या 4 या 5 साल के गैप के बाद ज्वाइन करो। तुरंत दोबारा ज्वाइन करना एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज उस केस में आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका उल्टा रेपुटेशन ही खराब होगा। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।